हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज बात करेंगे हम एडवांस मैथ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, क्योंकि देखिए ये चैप्टर जितना आसान होता है बहुत सारे स्टूडेंटों को समझना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो आज हम उसी त्रिकोणमिति के परिचय की बात करेंगे। ठीक है ना, त्रिकोणमिति का परिचय होता कहाँ से है, कैसे होता है, तो उसकी हम बातें करेंगे। ठीक है ना, बस और कुछ भी नहीं करना है, बस ये छोटा सा कंसेप्ट रहने वाला है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के परिचय की हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो त्रिकोणमिति त्रि आ रहा है इसमें स्टार्टिंग में। त्रि का मतलब होता है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज, जिसको मैं आपको बताता हूँ। तो त्रिकोणमिति में एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल यूज होता है, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में वहां से जो तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में आज के बाद में। ठीक है, फर्स्ट अगर हम समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है, तो इस तरीके से बनता है समकोण त्रिभुज। इसे आप मान सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है। आप नाम दे सकते हैं इस भुजा को ए, देन ये बी, और ये वाली भुजा रहेगी सी, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है आपका समकोण। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक सबसे बड़ी भुजा दिखाई दे रही होगी, दैट्स मीन ए सी। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। आप ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो आप कह सकते हैं ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोल सकते हैं, कर्ण। तो इस भुजा को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। आप इस बात को नोट करें। ठीक है ना, अब मैं आपको बता दूं, ये जो खड़ी हुई भुजा होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, खड़ी हुई का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एक एंगल लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल का मतलब होता है यहाँ पे कोई थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है, इसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं इस भुजा को। ठीक है, अब फिर इसमें एक भुजा रह जाती है शेष। ठीक है, जो शेष भुजा होती है वो जमीन के समानांतर होती है। जमीन को क्या बोल सकते हैं हम, आधार। ठीक है, बेस। तो इस भुजा को हम आधार बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। इस भुजा को बोला जाता है आधार। ठीक है, तो ये होता है आपका एक त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। आप तीनों पॉइंटों को डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये आप स्वयं से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट क्या रहता है, फर्स्ट पॉइंट रहता है आपकी समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। आप इस पॉइंट को नोट खुद कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक अगर एंगल थीटा बना है तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। अगर मैं इसी थीटा को चेंज कर दूं, ठीक है, चलिए मैं चेंज करके दिखा देता हूं। ठीक है ना, जैसे अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूं इस तरीके से, यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ा आप समझ लेना। ठीक है, थीटा को मैं यहाँ पे प्रदर्शित करूंगा, समकोण तो वही रहता है। ठीक है, यही रहेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। ठीक है, अब ये वाली लंब नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं लंब भुजा कौन सी होती है, जहां एंगल थीटा बनता है तो थीटा के सामने वाली लंब होती है। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली ये वाली लंब होगी। ठीक है, इस बार तो ये वाली भुजा हो जाएगी लंब इस बार। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी लंब। उसके बाद में शेष भुजा कौन सी रह जाती है आपको पता है, आधार। तो ये वाली हो जाएगी इस बार आधार। ठीक है, ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है, अगर भुजाओं के नाम दे दें तो वो आप कुछ भी दे सकते हैं। इसको पी लिख लिए, इसको क्यू लिखिए, इसको आर लिखिए, बात अलग है। ठीक है, ये यहाँ पे क्यू है, एबीसीडी में आने वाला क्यू, और ये थीटा है। थीटा का मतलब एंगल कोण। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है किसी भी त्रिभुज में। फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं, हम इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए त्रिभुज में आप समझे तीन भुजाएं होती हैं, एक होती है कर्ण, एक होती है लंब, दूसरी तीसरी होती है आधार। ठीक है ना, तो ये तीन भुजाएं होती हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई त्रिभुज दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको दो भुजाएं दी जाती हैं, तो आपसे तीसरी भुजा पूछता है सबसे पहले। अगर आप तीसरी भुजा निकाल लेते हैं तो इसका मतलब आप त्रिभुज को अच्छे से सीख जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई त्रिभुज आपको दिया जाता है, ठीक है ना, तो त्रिभुज दिए जाने से पहले मैं आपको बता दूं तीसरी भुजा निकालने का तरीका। तो उसके लिए एक प्रमेय आती है। ठीक है, देखिए मैं प्रमेय को यहाँ पे सिद्ध नहीं करूंगा, सिद्ध करूंगा उससे अच्छा आप उसको याद कर लें। 3 वर्ड की प्रमेय है। ठीक है ना, उसको याद कर लें, वो सबसे आसान है। जैसे अगर मैं प्रमेय लिखती हूँ, ठीक है, बोलते क्या है तो मैं वो भी लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब ये होती क्या है, बहुत ही दिमाग में सवाल आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो अकेली बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है, तो अकेली बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग, ठीक है, ये बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के। मतलब इधर होगा लंब का वर्ग और प्लस होता है आधार का वर्ग। ठीक है, शायद ज्यादातर स्टूडेंट इस बात को जानते भी हैं। ठीक है, तो ये प्रमेय होती है। अगर ये प्रमेय है तो इसके हिसाब से अगर आपको दो भुजाएं दे दे, जैसे आपको लंब दे दे, आधार दे दे, आपसे कर्ण पूछे तो आप कर्ण को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, तो इधर देखिए सबसे पहले, ठीक है, फिलहाल के लिए अगर मैं एक त्रिभुज बना लूं, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, ये मैं त्रिभुज बना लेता हूं अपनी तरफ से। ठीक है,
ये वाली भुजा को मैं 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ। ये वाली भुजा मुझे पता नहीं है, इसको हम नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो समकोण ही होगा थीटा, सॉरी 90 होगा यहाँ पे। ठीक है, कितने का 90 का, ये हो जाएगा आपका थीटा। तो देखिए आप भुजाओं का नाम दें, सबसे पहले आप पहचान करें ये वाली भुजा कौन सी है, कर्ण। ठीक है, ये वाली भुजा कौन सी है, लंब। तो ल लिख देता हूँ, शॉर्ट में समझ जाना। ये कौन सी है, आधार, तो बस आ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है। अब आपको कर्ण निकालना है तो आप इसी प्रमेय का यूज करेंगे, इसका पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कैसे यूज करेंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पे प्रमेय को लिखेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा के कर रहा हूँ। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आप यहाँ पे लिखेंगे, लंब का स्क्वायर है तो आप लिखेंगे लंब का स्क्वायर। देखो लंब को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस आधार है तो आप लिखेंगे आधार का स्क्वायर। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना बस। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर है तो इधर कर्ण का स्क्वायर ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो यहाँ पे लंब को पहचानिए। ये वाली भुजा आपकी लंब है और यही लंब है, तो कितना है, लंब है आपका 4। ठीक है, तो लंब यहाँ से 4 है और लंब का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। प्लस आधार आपका कितना है, तो आधार ये वाला होता है, ये भुजा कितनी है, 3 है, तो आधार आपकी कितनी है, 3, और आधार का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, बस हो गया। अब देखिए इधर कर्ण का स्क्वायर चल रहा है तो ये ऐसा ही चलेगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है, इधर कितना है, 4, 4 का वर्ग सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को कितना होता है, 4 चौके 16 प्लस 3 का वर्ग तो कल के बच्चे को ही पता है 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर तो चलता रहेगा। ठीक है, बराबर में इधर ये 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। जोड़ना तो जानते हो, इतना भी नहीं आता है क्या। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, मैं आपको बता दूं, इधर कर्ण का स्क्वायर है तो इधर भी इस नंबर को देखो, ये कितने का स्क्वायर है। ठीक है, तो बच्चे को पता है ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इधर आप इसको 5 का स्क्वायर लिखो, 5 का स्क्वायर नहीं लिखते हो तो एक और कंडीशन होती है, इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे, इधर आप मात्र कर्ण छोड़िए। ठीक है, स्क्वायर हटाइए, मात्र कर्ण रह गया। इधर क्या करेंगे, इधर रूट लगाते हैं, ये सबको पता है, 6वीं क्लास के बच्चे को ही पता है। ठीक है, अगर रूट में कोई नंबर है तो चेक करते हैं वो नंबर वर्ग किसका है। ठीक है, तो बताइए 25 किसका वर्ग है, बच्चे को पता है 5 का वर्ग है। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे कर्ण निकल के आता है कितना, 5। तो यानी कि आपकी जो इसमें कर्ण होगा वो कितना होगा, 5 होगा। कितना हो जाएगा, 5। तो कर्ण बराबर इसमें आएगा आपका 5। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको एक और सेकंड भुजा निकाल के दिखा देता हूँ इसी में। ठीक है, आपको कर्ण दिया जाए, आपको लंब दिया जाए, आप आधार कैसे निकाल सकते हैं, आपको आधार दिया जाए, कर्ण दिया जाए, आप लंब कैसे निकाल सकते हैं, एक और निकाल के दिखाऊंगा, फिर आप समझ जाना। ठीक, तो चलिए उसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये वाली भुजा है 12, ये वाली भुजा है 13, तो हमें ये निकालना है। इसको मान लो वही P Q R, ये वाली तो समकोण है ही 90, ये क्या है, थीटा। तो वही है, डायरेक्ट प्रमेय लगा दूं। ठीक है, तो प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस होती है आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर। ठीक है, बच्चे जानते हैं। अब यहाँ पे कर्ण है तो इसमें कर्ण दिया गया, तो अब कर्ण बने, ये वाला आपका कर्ण है, आपको पता है। ठीक है, ये वाला आपका लंब है, आपको यही पता है, ये वाला आपका आधार है। आधार आपको दिया नहीं गया है तो आधार निकालना है। ठीक है, तो देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा फिलहाल 13 है, तो यहाँ पे भरेंगे 13 और 13 का कर देंगे वर्ग। बच्चे जानते हैं कितना होता है। लंब कितना है, लंब 12 है, 12 भरेंगे, इसका भी कर देंगे वर्ग। और प्लस आधार कितना है, आधार पता नहीं है तो आधार का वर्ग रहने दो बस। ठीक है, ये हो गया। अब 13 का वर्ग बच्चे को पता है 169 होता है, आप तो बड़े होंगे। ठीक है, 12 का 144 होता है। ठीक है, प्लस आधार है तो आधार का वर्ग रहने दीजिए। ठीक है, बस इधर ये प्लस का है तो इधर लाके माइनस का कर दीजिए, तो 169 माइनस कितना है, 144 बराबर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर घटा के देख लीजिए, जोड़ घटाए भी नहीं आते हैं तो फिर तो जीना बेकार है। बराबर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 25 ही बचेगा। ठीक है, अब ये मत कहना हर बार 25 आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे भुजाएं चेंज हो जाएंगी तो कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, जरूर नहीं होता आप कुछ भी करें। यहाँ से देखिए फिर से वही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या रूट लग जाएगा, तो रूट में कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू आधार, यानी आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, मैंने इक्वल बोल दिया तो आप फिर से कंफ्यूज हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई नंबर रूट में है तो क्या 5 हो जाएगा ये, तो यहाँ से आधार 5 निकलेगा। ठीक है, वहां से कर्ण 5 निकला था, यहाँ से आधार। अब ये मत कहना आधार आगे पीछे, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होना बहुत जरूरी है, ये थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। चलिए अब त्रिकोणमिति के अनुपातों पे आते हैं। अनुपात क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये बहुत ही सरल से अनुपात होते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, 6 होते हैं बस। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं त्रिकोणमिति के अनुपात। ठीक है,
त्रिकोणमिति के अनुपात, ठीक है। तो जो मैं क्रम लिखूंगा आपको उसी क्रम में याद करनी है। दैट्स मीन फर्स्ट होता है आपका साइन, सिर्फ साइन होता है, ठीक है। सेकंड आपका होता है कॉस, अकेला कॉस होता है और कुछ भी नहीं होता है। आपने बचपन में सुना होगा यहाँ थीटा बीटा कुछ नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा आपका होता है टेन, चौथा आपका होता है कॉट, पांचवा आपका होता है सेक, और छठवां आपका होता है सबसे सरल है कोसेक, ठीक है। थीटा बीटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां तक ये मैंने आपको परफेक्ट बता दिए, ठीक है। मतलब क्या है, आपको इसी क्रम में याद करने हैं। पहला त्रिकोणमिति का अनुपात होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। मेरे साथ बोलिए, पहला होता है साइन कॉस टेन, ठीक है, इनको याद रखिए। अरे 4 तक याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। 6 को क्रम से याद करना है, आगे बीच में करना, मामला बिगड़ जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आगे चल के यही क्रम काम आता है, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। याद हो गया होगा, ठीक है, इतने में तो याद हो जाता है, एक दो बार आप बोल लीजिए, याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, ये है। अब मैं आपको बता दूं, ये कुछ रिवर्स होते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो साइन होता है ना, ठीक है, साइन, ठीक है, ये इसका उल्टा होता है। अब ये क्या चीज है, ठीक है, तो ये है कोसेक। तो कोसेक का उल्टा का मतलब क्या है, तो साइन बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/में कोसेक, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, साइन बराबर 1/, कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन उल्टा होता है किसका, कोसेक का। तो देखिए ये वाला उल्टा होता है इसका, ठीक है, तो दूर वाले का उल्टा हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं तोड़ दो, साइन को क्या तोड़ दो, ठीक है, 1/, कोसेक में, ठीक है। तो जब इसका ये दूर वाला उल्टा है तो इसका फिर ये वाला उल्टा होगा, ठीक है। ये बातें आपको क्रम से याद रखनी है, तभी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस का 1/, में लिख देंगे सेक को, बस 1/, क्या लिख देंगे, सेक, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद में इसका ये हो जाएगा, तो फिर ये टेन है तो ये पड़ोसी को ही तोड़ देगा, ठीक है, मतलब पड़ोसी को, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/, में कॉट, ठीक है। अब इनके तो ये हो गए, तो भाई इनका क्या होगा, तो कॉट का किससे हो रहा है, 10 से, तो ये भी हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10। और ये सेक है तो ये क्या हो जाएगा, पहले ही बोल दिया, ये कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 1/, में कॉस। और ये कोसेक है तो इसका सबसे ऊपर है साइन, तो क्या हो जाएगा 1/, में साइन, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आपने यहाँ पे हमेशा एंगल देखा हो, तो मैं आपको बता दूं, जो एंगल यहाँ पे यूज होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे थीटा यूज कर लूँ तो यहाँ भी थीटा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अल्फा यूज कर लूँ तो यहाँ भी अल्फा ही आएगा, तो एंगल वही आता है, तो मैं प्रत्येक जगह थीटा यूज करता हूँ, ठीक है, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हालांकि पहले मैंने नहीं यूज किया, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे क्या आएगा, थीटा, ये बात समझो, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, 2 चीजों को आपको याद रखना है। एक टेन, टेन को किसी और में भी तोड़ते हैं, तो तोड़ते किसमें, साइन ए, मतलब साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, टेन को हम इतना लिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कॉट को क्या लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, साइन बट्टे कॉस ये बनता है टेन, ठीक है। तो कॉट टेन का उल्टा होता है, तो इसको पलट दो तो टेन फिर से बन जाएगा, मतलब कॉट बनेगा। तो ऊपर लिख दो कॉस थीटा, बट्टे में लिख दो साइन थीटा। तो आप कॉट थीटा को ये भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये बातें मैंने आपको क्रमशः बताई है, ठीक है, आपको इसी क्रम में याद रखनी है। ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। आपको क्रम से सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये याद रखना है। तोड़ते किसमें, पड़ोसी को, दूर वाले में, ये रहा साइन का क्या है कोसेक, कॉस का क्या है सेक, मतलब बन के बट्टे में है, ठीक है। बन के बट्टे में किसी को करो तो मतलब पलट दो, तो पलट दिया, आदमी को उल्टा कर दो, ठीक है, एक के नीचे कर दो, ठीक है। टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉस में, ठीक है, कोसेक को साइन में, ठीक है। इस तरीके से तोड़ते हैं। टेन को साइन बट्टे कॉस लिखते हैं, कॉट को कॉस बट्टे साइन लिखते हैं। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बात आती है अब त्रिभुज का क्या मैटर है इसमें, ठीक है, इस त्रिभुज का भी तो इसमें काम होगा, तो बिल्कुल समझाएंगे आपको, ठीक है, मैटर। तो मैं आपको बता दूं, एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं एल ए एल, ये है हमारा लाल बट्टे में कक्का। अब कक्के का क्या मतलब, ये आपके कक्का है, ठीक है, तो लाल बट्टे कक्का, मतलब समझना इसका। जो पहला लाल का मतलब है, एल का मतलब है लंब, ठीक है, ये लंब है ना, इसका मतलब एल है। ये कर्ण है तो इसका मतलब के है, और ये आधार है तो इसका मतलब ए है, ठीक है। तो यही है लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो लंब बट्टे में कर्ण, पहला क्या है, लंब बट्टे कर्ण, आप इसको पहचाने, ठीक है, ये महापुरुष है, इनकी पहचान करें। लंब बट्टे में क्या है, कर्ण, ठीक है, लिख दूंगा। तो ये होता है आपका साइन, क्या होता है साइन, समझना भी। आधार बट्टे कर्ण, ये आपका होता है साइन के बाद में कॉस। लंब बट्टे में आधार, ठीक है ना, ये आपका होता है टेन।
अब फिर से नीचे से आओ तो पलटते हुए चलो, तो आधार बट्टे में लंब, ये आधार बट्टे में लंब हो जाएगा कॉट, ये कॉट है, ठीक है। और कड़ बट्टे में आधार, ये कॉट के बाद में क्या आता है सेक, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। और कड़ बट्टे में लंब ये क्या होता है कोसेक, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है लिखने के लिए, मैं आपको बता दूं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन रहने वाली है, यानी कि जो लंब बट्टे में कड़ रहेगा, ये आपको याद रखना, लाल बट्टे का बहुत काम की चीज है। लंब बट्टे में कड़ रहेगा तो क्या रहेगा साइन, तो आप साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर लंब, शॉर्ट में समझना है ना, बट्टे में क्या है कड़, ठीक है, साइन थीटा बराबर। अब बात आती है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेकंड, आधार बट्टे में कड़, क्या हो जाएगा आधार बट्टे में कड़, ठीक है। पूरा लिखे जाए नहीं तो शॉर्ट में लिख लो। अब फिर टेन थीटा बराबर क्या रहेगा लंब बट्टे में आधार, ये आपका टेन थीटा है ना, तो ये बराबर रहेगा आपका लंब बट्टे में आधार, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लंब बट्टे में आधार, ठीक है। उसके बाद में क्या है कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा टेन का उल्टा, तो आधार बट्टे में लंब, आधार ये है लंब ये है, आधार बट्टे में लंब, तो बराबर कितना हो जाएगा आधार बट्टे में लंब, ठीक है। अब बात आती है कॉट के बाद में क्या है सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बट्टे में आधार, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कड़ बट्टे में क्या है आधार। फिर उसके बाद में क्या रह जाता है कोसेक थीटा ये वाला, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बट्टे में लंब, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर कड़ बट्टे में लंब। तो ये 6 चीजें हैं, ठीक है ना, कड़ बट्टे लंब, ये 6 चीजें, ये आपको करंट में याद रहनी चाहिए। अब याद रहने का कोई अगर बेसिक आपसे नहीं याद हो पा रहा है, मैं मानता हूं मुश्किल है, ठीक है, एक बार में, तो आप इसको याद रखें लाल बट्टे का और इनका क्रम याद रखें, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, उसके बाद नीचे चलो ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, हार्ड नहीं है, टफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिलहाल के लिए और 1-2 दिन इसको देखें, बड़े आराम से ऐसे याद हो जाएगा जैसे मक्खन कटता है छुरी से, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। तो इसको देखने के बाद में अब मैं आपको किसी भी त्रिभुज में से साइन कॉस टेन कॉट के मान निकालना सिखाता हूँ, ठीक है ना, साइन कॉस टेन कॉट के मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ फिलहाल के लिए, तो मैं इसको उठा रहा हूँ। तो चलिए मैं एक ट्रायंगल बना के आपको उसमें से त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों के मान निकाल के दिखाता हूँ। जैसे सिर्फ एक ट्रायंगल बनाऊंगा, छोटा सा बनाना है मुझे, ठीक है, बड़ा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, आप समझदार हैं समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी ये वाली भुजा मान लेते हैं हम कितनी है 17 है, ये वाली मान लेते हैं 15 है, ये वाली कितनी मान लेते हैं हम 8 है। त्रिभुज का नाम है PQR। आपको पता है ये समकोण है तो इसके ये 90 होगा, 90 के सामने वाली ये कौन सी हो जाएगी कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूं कर्ण, लिख देता हूँ कि ये क्या हो जाएगी आधार, बच्चे अब तो होशियार हो गए हैं, ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी लंब, ठीक है। बस यहाँ पे ये मान लो थीटा है। अब हमें तो मान निकालना है सबसे पहले किसका साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर अभी आपको बताया था क्या होता है लंब बट्टे में, ठीक है, कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर आपको नहीं पता है तो यहां से देखना लंब बट्टे में कर्ण। तो आपको अगर इस त्रिभुज से साइन थीटा का मान निकालना है तो आप इसका लंब लेंगे पहले, तो लंब कितना है 8, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 8 बट्टे में कर्ण कितना है 17 है, तो आप 17 लिख देंगे, बस ये हो गया साइन थीटा का मान। इतना आसान होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इनको आप निकाल पाएंगे, हालांकि मैं निकलवा देता हूँ, ठीक है। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार उठाएंगे आप पहले कितना है 15, कॉस थीटा बराबर आधार यहाँ पे उठाएंगे तो यहीं पे मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, कितना है 15, बट्टे में कर्ण कितना है 17 है, तो 17, बस हो गया। इतना सरल सवाल है, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद में टेन थीटा, ठीक है, आपको टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए लंब बट्टे में आधार, तो आप पहले लंब उठाएंगे, लंब कितना है आपका 8, आधार कितना है 15, तो आपका कितना हो जाएगा टेन का मान 8 बट्टे में 15, ठीक है। उसके बाद में कॉट का मान निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब, ये बताया आपको आधार बट्टे में लंब, तो आधार पहले लेंगे, तो आधार है 15, बट्टे में लेंगे लंब 8, तो 15 बट्टे कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको सेक थीटा का मान चाहिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे में आधार, तो कर्ण कितना है 15, आधार कितना है, सॉरी कर्ण है आपका 17, आधार कितना है 15, तो कर्ण बट्टे में आधार कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। बस उसके बाद में कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण कितना है 17, लंब कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17 बट्टे में 8। तो इस तरीके से आप त्रिकोणमिति के, ठीक है ना, किसी भी अनुपात का मान निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये यहाँ तक आपका कंसेप्ट हुआ है अभी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है, ठीक है, उसमें मान कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम क्लास को खत्म करेंगे। तो आइए यहाँ से देखिए, फिलहाल ये लास्ट कंसेप्ट यहीं तक रहने वाला है, ठीक है। अब सारणी बना के आपको उसमें दिखाते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए आपको सारणी में मान निकालना सिखाते हैं त्रिकोणमिति के सभी 6 अनुपातों के। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जो इस साइड में लिखेंगे, ठीक है, इधर हम अंश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंश, ठीक है। आप डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। क्या? डिग्री। डिग्री क्या होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट आपका होता है 0 डिग्री, सेकंड आपका होता है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री, ठीक है। थर्ड आपका होता है 45 डिग्री, फोर्थ आपका होता है कितना? 60 डिग्री, और फिर लास्ट में कितना होता है आपका? 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहां से, ठीक है, इस तरीके से तो डिग्री को आपको दर्शाना है, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, ये 5 रहने वाले हैं। उसके बाद में इधर आपको जो दर्शाना है वो आपको अनुपात दर्शाने। अब ऐसे करके अनुपात क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे आपको अनुपात दर्शाने। अनुपात आपको ऐसे दर्शाने। अनुपात क्या है? वही त्रिकोणमिति का पहला अनुपात क्या था आपका? साइन। क्या था? तो आप यहाँ पे सिर्फ साइन लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या था? कॉस। तीसरा क्या था? टेन। चौथा क्या था? कॉट। पांचवा क्या था? सेक। छठा क्या था? कोसेक, ठीक है। ये आपको अनुपात तो लिखनी है, ठीक है। तो क्रमशः आप, उम्मीद है इतना तो लिख ही लेंगे, ठीक है। अब मैं इसके बाद मेन टॉपिक पे आता हूं, ठीक है। आपको मान कैसे याद करनी है, तो देखिए आपका यहाँ पे होता है रूढ़ में 0/4, यहाँ पे आपका होता है रूढ़ में 1/4, यहाँ पे होता है आपका रूढ़ में 2/4, यहाँ पे आपका होता है रूढ़ में 3/4, यहाँ पे आपका होता है रूढ़ में 4/4। अब देखिए ये होता क्या है, इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पे इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको आगे चल के मैथ का टीचर ही बनना है, ठीक है। वो टीचर वालों के लिए होता है कि यहाँ पे ये 0/4 ही क्यों होता है, ठीक है। तो मैं आपको वो कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ 100% के लिए। मैं आपको सारणी में मान कैसे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में वो बता रहा हूँ। तो आप इतना तो कर ही लेंगे, ये सारणी आप बना लेंगे, ठीक है, बाई लैंग्वेज जो मैंने आपके सामने बनाई है बहुत ही जल्दबाजी में, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, जब आप सारणी बना लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आपको यहाँ पे लिखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। आप इतना लिखने के बाद में इसको सोल्व करेंगे तो देखिए वहां से आपके साइन के मान निकल आएंगे एक बार में। कैसे निकलेंगे तो मैं आपको बता दूं, कोई संख्या है 0, 0 में आप 4 का भाग करेंगे तो क्या रहेगा? 0, तो ये साइन 0 का मान हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या है 1/4 और वो भी रूढ़ में, तो यहाँ भी रूढ़ में थी। रूढ़ में 0 से कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। अगर कोई नंबर रूढ़ में है तो आप उसका वर्गमूल लेते हैं, बट्टे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये आपका 37 का मान हो जाएगा 1/2। चलिए हटिए। अब देखिए यहाँ इससे इसे काटिए, कट रहा है तो पहले काटें आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 और यहाँ पे रह जाएगा 2। अब ये रहेगा तो रूढ़ में कैसे रहेगा? ये रूढ़ में रहेगा, तो आप बराबर में इस तरीके से रूढ़ में रहेगा 1/2। तो देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, ठीक है, लेकिन √2 वर्ग से मतलब रूढ़ से बाहर नहीं आएगा, तो ये √2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये इतना रहेगा sin 45 का। आप ऐसे इसको सोल्व करके निकालिए, ठीक है। अब देखिए √3 ये तो बाहर ही नहीं आता है, तो ये √3 ही रहेगा, ठीक है। बट्टे में ये 4 है तो 4 का कितना आता है? 2। तो ये साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 60 है तो साइन 60 की √3/2, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में 4 से 4 काटिए, कितने बार? एक बार। तो √1 की वैल्यू क्या होती है मुझे ये बताइए? √1 की 1 ही होती है, सबको पता है। रूढ़ में 1, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो साइन 90 की मैं आपको बता दूं वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। अब ये होता है सबसे सरल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ क्या होता है सबसे सरल प्रोसेस? तो आप सिर्फ साइन के मान निकालना सीख जाएं तो आप पूरी सारणी बनाना सीख सकते हैं 1 सेकंड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 का भाग 0 में गया 0, 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना? 2, तो 1/2, ठीक है। इसको पहले कैंसिल किया तो 1/√2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, √2 का नहीं होगा तो रूढ़ में 2 ही रहेगा, ठीक है। √3 का √3 रहेगा, 4 का कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और यहाँ पे इससे से कैंसिल करो कितना हो जाएगा? 1, तो 1, ठीक है। अब आपको साइन के मान दिए गए हैं, ठीक है, आप साइन के मान निकाल सकते हैं। साइन 0 का हो गया 0, साइन 30 का हो गया 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कॉस के मान। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इन्हीं साइन के मानों को पलट के यहाँ पे लिख दीजिए, पलट के लिखिए यहाँ पे, ठीक है। ये कॉस के मान हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। जो साइन 90 का है वो वही कॉस 0 का होगा। यहाँ पे इसको पलट के लिखिए, कितना है? √3/2। अब ये वाला कहाँ पलट के लिखा जाएगा? फिर तो यही लिखा जाएगा, तो 1/2 ही रहेगा, कितना? √2। ये वाला यहाँ पे लिखिए, कितना है? 1/2।
और ये वाला यहाँ पे लिख दीजिए बस, और घर को चले जाइए अपने, ठीक है, बस हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए साइन के मान निकले बस, उसके बाद में 1 सेकंड लगता है कॉस के मान निकालने में, ठीक है, और उसके बाद में 2 सेकंड लगते हैं टेन के मान निकालने में, ठीक है। अब कैसा ऐसा क्यों तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैंने आपको जब कराए थे क्या अनुपात, ठीक है, आप आगे लिखना, तो मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे टेन जीरो कर दूं, क्या कर दूं मैं, टेन जीरो अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन जीरो बट्टे में क्या हो जाएगा कॉस जीरो। तो यहाँ पे समझिए अगर आपको टेन जीरो का मान निकालना है तो आप साइन जीरो की वैल्यू करें, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, बट्टे में कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, एक। तो ये आपकी टेन जीरो की वैल्यू हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, टेन जीरो की, ठीक है, क्योंकि टेन जीरो बराबर होता है साइन जीरो बट्टे कॉस जीरो की, ठीक है। तो इसका इसमें भाग दे दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो टेन जीरो की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो, ठीक है। अब वैसे ही अगर आपको टेन 30 की वैल्यू निकालनी है तो आपको साइन 30 के बट्टे में टेन 30 रखना होगा। अगर आपको यहाँ पे 30 की वैल्यू निकालनी है, जैसे अगर मैं इसको साफ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको टेन 30 का मान चाहिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेन 30 बराबर, तो ये कितना होता है साइन 30 बट्टे कॉस 30, साइन 30 बट्टे में कितना है कॉस 30। तो आप साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1 बट्टे 2, और बट्टे में कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, अंडूड 3 बट्टे में 2। ये रही आंखों से देखिए, ठीक है। अब देखिए 2 से तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप 1 बट्टे 2 ये वाला ऐसे ही लिखें, ये वाला, ठीक है, इसको पलट के गुणा करें तो ये 2 ऊपर जाएगा, बट्टे में आ जाएगा रूट में 3, ठीक है। तब भी 2 से 2 कटेगा, 1 बट्टे रूट 3 हो जाएगा, कितना, 1 बट्टे रूट 3। तो इसकी वैल्यू इस 2 से इस 2 को काट दो, 1 बट्टे रूट 3, ठीक है, तो 1 बट्टे रूट 3। अब देखिए आपको 45 की चाहिए तो इसके बट्टे में ये वाला लिख दो, ये भी नंबर उतना ही, ये भी। तो देखो इस अंडूड 2 से अंडूड 2 कट जाएगा, ये 1 बट्टे 1 रह जाएगा, 1 बट्टे 1, और आपको पता है 1 बट्टे 1 का मतलब 1 ही होता है, तो ये tan 45 की वैल्यू 1 निकल के आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस 2 से 2 कट जाएगा तो अंडूड 3 के बट्टे में ये 1 आ जाएगा, कितना, अंडूड 3 के बट्टे में 1, और किसी के बट्टे में 1 उससे मतलब ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडूड 3 मात्र, ठीक है। बस ये आपको समझना। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे साइन इसके बट्टे में ये वाला लेना है तो 1 के बट्टे में आप क्या लेंगे, 0, और मैं आपको बता दूं यही वैल्यू आपकी अनंत होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनफाइनाइट क्यों होती है, इसको अगर थोड़ा बहुत समझ पाए तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए 0 एक छोटा नंबर होता है, छोटा, ठीक है, और किसी भी छोटे नंबर का किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो नंबर बहुत बड़ा आता है। समझाने के लिए मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, आप समझ पाए तो समझ लेना। जैसे मैं 10 में भाग देता हूँ कितने का, 5 का, तो कितने बार जाता है, 2 बार, ठीक है। अब देखिए अगर मैं जिस नंबर का भाग दे रहा हूँ उस नंबर को मैं छोटा कर दूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर 10 में भाग देता हूँ अब मैं 1 का, तो कितने बार जाएगा, 10 बार। तो मेरी बात समझिए, अगर मैं भाग देने वाले नंबर को छोटा कर दूं तो भाग देने वाला नंबर यहाँ पे 5 था तो 5 का भाग दिया तो सिर्फ 2 ही बार तो जा रहा है, और भाग देने वाला नंबर यहाँ पे छोटा कर दिया तो देखो भाग ज्यादा बार जा रहा है, यहाँ पे 2 बार जा रहा था, यहाँ पे 10 बार जा रहा है। अगर भाग देने वाले नंबर को और मैं छोटा कर दूं, यहाँ पे 0.0 कर दूं तो ये 100 बार जाएगा, मैं और छोटा कर दूं, यहाँ पे 0.0001 कर दूं, ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के भाग देने वाला नंबर जितना आप छोटा करेंगे संख्या उतनी बड़ी आएगी। तो 0 तो बहुत छोटा नंबर होता है, ये 0.00 बने तो इससे भी छोटा है, तो इससे छोटा है तो पता नहीं कितना बड़ा नंबर आएगा भाग देने पे। तो जो नंबर पता ही नहीं है तो उसी को तो बोलते हैं अनंत, ठीक है। तो बस हो गया, तो ये अनंत आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अनंत। अनंत को ऐसे लिटा देते हैं, ठीक है, इसी को अपरिभाषित लिखते हैं, क्या, अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा ना हो, ठीक है, अपरिभाषित। बस ये अपने घर का है, ठीक है, बच्चा बना देंगे इसको, ठीक है। देखिए साइन के मान निकाले थे तो कॉस के निकालने के लिए पलट दिया, अब टेन के मान निकाल दिए, साइन के बट्टे में कॉस लेके, ठीक है। तो अब क्या आपको कॉट के मान निकालने, तो इस टेन के मानों को पलट के लिखिए, ऐसे खींच के लाओ, तो अपरिभाषित को यहाँ पे लाओ, तो यहाँ पे आप अनंत लिखो, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में, अपरिभाषित भी लिख दो, ठीक है, अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है, ये भी कहना सीखो। इन दादा को यहाँ पे लिखो, कितने, √3 बाबा, इन बाबा को तो यहीं पे लिखो, ठीक है, ये वाले प्रभु यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना, कितना, 1/√3। अब कौन सा ये वाला रह गया, इसको उठा के यहाँ फेंक दो, क्या दिक्कत है भाई, घर का मैच है, कुछ भी नहीं है, बस ये इतना सा होता है, बस हो गया। आप इनके चारों के मान निकालना सीखे, आप प्रैक्टिस करें, बड़ा आसान होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपको सेक के मान चाहिए, तो मैंने आपको बताया था जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। अगर आप कॉस के मान निकाल सकते हैं तो आप सेक के भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। जैसे सेक थीटा आपको बताया था बराबर क्या होता है, 1/में कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे सेक 0 की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/cos 0, क्योंकि एंगल वही रहता है, ठीक है। तो cos 0 की तो वैल्यू आपको पता है, 1/में cos 0 की वैल्यू कितनी भाई, 1। तो 1 का भाग 1 में दे दो तो क्या रहेगा, 1। तो सेक 0 का मान क्या रहेगा, 1, क्या, 1। और सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं, आपको कॉस के मान दिए गए, सेक के मान निकालने हैं, तो कॉस के मानों को पलट के सेक के मान निकाल सकते हैं। तो इसको पलट दो तो कितना हो जाएगा, 2
बट्टे में √3। इसको पलट दो तो अंडूड 2 तो ऊपर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एक का भाग अंडूड में 2 में 2 तो वो तो अंडूड 2 ही रहेगा। ठीक है, बस ये हो गया। इसको पलट दो तो ये भी 2 हो जाएगा, इसको पलट दो। अब भाई मेरा मतलब है कोई भी नंबर होता है उसके बट्टे में 1 होता है, पलटने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0। और अभी मैंने आपको बताया था 1/0 का मतलब क्या होता है, ये अनंत। ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। अपर भाषित अपना लिख लेना। ठीक है, चलो मैं ही लिख देता हूँ, आपको तो दिक्कत होगी। ये हो गया, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपके पास कोशेक के मान रह गए हैं, तो या तो आप साइन के मानों को पलट के बना लो या आप इन्हीं मानों को पलट के लिख दो। तो यहाँ पे लिखो अनंत अपना वाला, यहाँ पे लिखो अपरिभाषित, इस मान को यहाँ पे ले आओ, कितना है 2। इसको यहीं पे उतार दो अंडूड में 2, इसको यहाँ पे लिख दो 2/√3, और ये बचे हुए हैं 1, तो इनको यहाँ पे ले आओ, काम खत्म करो। तो ठीक है, तो ऐसे करके साड़ी बनाते हैं। ठीक है, एकदम सरल होती है साड़ी बनाना। ठीक है, इससे सरल दुनिया में कोई काम ही नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, कैसे तरीके से ये साड़ी बनाई गई है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में, ठीक है ना, तब जाके आप इस पर एक बार गहन अध्ययन करें, विचार करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, हालांकि त्रिकोणमिति का परिचय है। ठीक है, आगे की नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।